यूसुफ रफ़ीक ऑफिशियल पर आपका इस्तकबाल है। सामीन, बहुत बड़ी ख़बर है उत्तर प्रदेश से तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से कि तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से ख़बर यह है कि डीजीपी ने ये हुक्म दिया है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश के तमाम हुक्काम को कि वो तबलीगी जमात के शब व रोज़ की नक़्ल व हरकत पर निगाह रखें। और इस ताल्लुक़ से अभी पिछले हफ़्ते तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारान ने ये बताया था कि उनको हुक्काम ने तलब किया था, लेकिन कोई बात ऑन रिकॉर्ड नहीं है, हुक्काम से कुछ बात हुई है। तो उन्होंने तफ़सील नहीं बताई थी, लेकिन चूँकि बात अब ऑन रिकॉर्ड है, ख़बरों में आ चुकी है कि डीजीपी ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ये कहा है कि आप लोग अपने-अपने इलाकों में, उत्तर प्रदेश के शहरों में तबलीगी जमात पर ख़ास निगाह रखें। ये एक बड़ी ख़बर है जिसकी तफ़सील अभी आपको बताएँगे। और दूसरी ख़बर एक और है कि केरला हुकूमत ने बाकायदा जो है करारदाद पास की है एसआईआर के ख़िलाफ़ केरला में। और तीसरी बड़ी ख़बर ये है कि कर्नाटक में जो एसआईटी बनाई गई थी, उस एसआईटी ने भी बड़ा खुलासा किया है छापेमारी के दौरान। उनको काफ़ी डिजिटल आलात भी मिले हैं और उनको सीसी फुटेज फ़ोटो भी मिल गए हैं जो वोट चोरी का एक सबूत हैं। उसके अलावा वो लोग भी मिले हैं जो एक फ़ॉर्म भरने के और वोट काटने बढ़ाने में फ़ी फ़ॉर्म $80 ले रहे थे। तो ये बहुत बड़े सबूत कर्नाटक की एसआईटी के हाथ लगे हैं, जो ज्ञानेश कुमार की जो है कितने वो ईमानदार हैं, उसके सारे सबूत मुहैया हो गए हैं। तो इस तरह की खबरें हैं हमारे बीच में। और एक खबर बड़ी बिहार से भी आ रही है कि बिहार में दौरान इंतखाबात किस तरह से आचार संहिता का मजाक उड़ाया जा रहा है। अभी तक के इत्तलात के मुताबिक हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि 1,51,00,000 औरतों के खाते में दौरान इंतखाबात 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में डाले गए हैं, जो आचार संहिता की खुली खिलाफ वर्जी है। सामीन, इससे पहले कि हम आपको तफ़सील से ख़बरें बताएँ, आपसे फिर गुज़ारिश करेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन दबाएँ। कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट हमारे लिए, आपके मशवरे बहुत मुफ़ीद साबित हो सकते हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से आपका पैगाम दूर तक के जाएगा, हमको भी हौसला मिलेगा काम करने का। इसलिए हमारी तमाम मेहनत के मुकाबले में बस आपसे एक गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक के पहुँच सके। सामीन, तबलीगी जमात जो किसी सूबे की नहीं है, किसी मुल्क की नहीं है, दुनिया में तकरीबन जितने भी ममालिक हैं, सिर्फ मुस्लिम ममालिक नहीं, जितने भी ममालिक हैं, मेरा मतलब ये है कि वो चाहे कतर और मस्कत और अम्मान और उर्दन नहीं, बल्कि फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, साउथ अफ्रीका, दुनिया के जितने भी मुल्क नक्शे पर हैं, हर मुल्क में जमात का काम है। जमातें आती हैं और जाती हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस जमात को काम करते करते तकरीबन 100 साल हो चुके हैं। 100 साल से पूरी दुनिया में ये जमातें काम कर रही हैं। लेकिन एक बात जो काबिल हैरत है वो ये है कि इन 100 सालों में जमात ने बड़े-बड़े इज्तिमा भी किए, 10-20 लाख के भी किए, करोड़ के भी किए, छोटे भी किए, बड़े भी किए और हर कॉन्टिनेंट में किए, हर मुल्क में किए। लेकिन आज तक के किसी भी हुकूमत ने कोई काबिल एतराज़ चीज़ उनमें नहीं पाई और इसलिए उनको हमेशा इजाज़त दी। हद ये है कि इसी हिंदुस्तान में जब बाला साहब ठाकरे ज़िंदा थे और बॉम्बे के अंदर जो इज्तिमा हुआ था, उसमें बाला साहब ठाकरे ने बॉम्बे के इज्तिमा करने में बहुत मदद की थी जमात की। इसलिए कि जमात के काम से दुनिया में आज तक के जितनी भी हुकूमतें हैं, किसी ने भी उसको शक की निगाह से नहीं देखा। हर हुकूमत ने उस पर एतमाद किया, इसलिए कि जमात तबलीग जिस मुल्क में भी अपना काम करती है, वहाँ की हुकूमत के कवानीन का पास करती है, उस पर अमल करती है और वो किसी हुकूमत से कोई शिकायत नहीं करती है। बल्कि जमात का असल मकसद ये है कि वो बंदों को उसके बनाने वाले से जोड़े और बंदे अपनी ज़रूरतें
अपने ईश्वर से कहें, अपने प्रभु से कहें, अपने अल्लाह से कहें। इसका फ़ायदा दुनिया के तमाम ममालिक ने देखा और दुनिया में लाखों करोड़ों की तादाद में कितने शराबी, जितने कितने गलत ज़िंदगी गुजारने वाले, कितने वो लोग जो सोसाइटी पे बोझ थे, जिनको धरती पर बोझ कहा जाता है, वो धरती के लिए नफ़ा रसानी का ज़रिया बन गए, फ़वाइद का ज़रिया बन गए। इसलिए 100 साल के रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं कि दुनिया की किसी हुकूमत ने जमात के काम पर एतराज़ किया हो। और इसी तरह हिंदुस्तान में तो चूँकि इसका हेड ऑफिस था और एक ज़माने से जो हमारी जितने भी इदारे हैं, जितनी भी एजेंसीज़ हैं, ऐसा नहीं है, वो जमात के काम पे उन्होंने भरपूर निगाह रखी है, लेकिन कभी भी कोई काबिल एतराज़ बात नहीं मिली। कोरोना में जमात को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनको वहाँ पे भी कोर्ट से क्लीन चिट मिली। हालाँकि जो हमारा मीडिया है वो आज भी इस बात से बदनाम करने की कोशिश करता है और ज़िक्र नहीं करता है कि कोर्ट ने क्लीन चिट दी। लेकिन बहरहाल योगी जी को चूँकि ख़ास मोहब्बत है, लिहाज़ा उन्होंने जमात के काम की भी मॉनिटरिंग बता दी है। और जमात के लोगों से जो मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हमें कोई नहीं, हमारी मस्जिदें खुली हुई हैं, हमारे प्रोग्राम हमेशा खुले रहें, जिस तरह से भी हुकूमत को इत्मीनान हो वो शब व रोज़ हमारे देखे, हमसे पूछेगी, हम हर बात बताएँगे, हमारा कोई भी हिडन एजेंडा नहीं है। हम तो सोसाइटी में ये चाहते हैं कि मोहब्बत का पैगाम हो, लोग मोहब्बत से रहें, लोग एक दूसरे का ख़्याल रखें, इंसानियत ज़िंदा हो, यही काम है जो हम पिछले 100 साल से कर रहे हैं। इसलिए ये अब ऑन रिकॉर्ड बात आ गई है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश जमात की नक़्ल व हरकत पर निगाह रखना चाहती है और जमात को कभी भी इससे कोई ना एतराज़ था, ना है, ना होगा। दूसरी जो बड़ी खबर है वो इस वक्त आ रही है बिहार से। बिहार में जबकि हमें जैसा कि मालूम है, जब कहीं इलेक्शन होते हैं तो आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसके तहत हुकूमत कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती है जिसको ये रंग दिया जाए कि ये इलेक्शन कैंपेनिंग है। इसलिए हुकूमत की वो स्कीमें भी जो धन अकाउंट में अर्जित करती हैं लोगों के फ़ायदे के लिए, वो भी बंद कर दी जाती हैं। लेकिन अभी एक खबर बिहार से, बड़ी खबर ये आ रही है और इसको प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली में कहा था और अब इसके खिलाफ शिकायतें भी इलेक्शन कमीशन को रिटर्न में दी गई हैं कि दौरान इंतखाबात जो एक महिला रोज़गार योजना के नाम से बिहार में चलती है, उसमें दौरान इंतखाबात 1,51,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले गए हैं, जो आचार संहिता की खुली खिलाफ वर्जी है। आज़ादी के बाद से आज तक का कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसमें इतना खुल्लम खुल्ला आचार संहिता का मजाक उड़ाया गया हो। और ज्ञानेश कुमार से कहा गया है और आखिरी रकम जो है ये पिछले शुक्रवार को दी गई है, लेकिन अभी तक के इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। लोग लेटर भी लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बदनवानी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से आज़ादी के बाद से आज तक नहीं देखी गई है, इसलिए ये शफ़ाफ़ इलेक्शन नहीं कहलाए जा सकते हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन एक ख़ास जमात की बराबर मुआवनत कर रहा हो, चश्मपोशी कर रहा हो और उसके जराइम पर दरगुजर कर रहा हो। तीसरी जो खबर है हमारे पास, वो एक खबर ये भी है कि बिहार के इलेक्शन में जब एसआईआर हो रहा था तो उस एसआईआर में 12वें पेपर के तौर पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो आधार होगा, उसके लिए आपको सर्कुलर जारी करना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन को सर्कुलर जारी करना पड़ा था और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये बदला नहीं गया है और फैसला ये ख़ास बिहार के लिए नहीं था। लिहाजा जो लोग भी गाइड कर रहे हैं कि हमें ये पेपर चाहिए हैं, तो वो इस बात को भी ज़रूर बताएं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किसी को कहे और इलेक्शन कमीशन दबा रहा है तो हमारे न्यूज़ चैनल भी दबाएं, हम भी दबाएं। इलेक्शन कमीशन का फरमान जो है लोकतांत्रिक तो हो सकता है, लेकिन शाही फरमान नहीं हो सकता है। और अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का वायलेशन करेगा तो ये शाही फरमान हो जाएगा।
लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कहा था कि 12वां पेपर आधार है, उसका सर्कुलर जारी करिए, और उन्होंने सर्कुलर जारी किया था। इसलिए कि एक बहुत बड़ा तबका है जो हाई स्कूल पास नहीं है, उसके पास मार्कशीट नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका है जिसने पासपोर्ट को नहीं देखा है। एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास अपनी ज़मीन जायदाद नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका है जिसके यहाँ कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है कि वो अपनी पेंशन उसको दिखा देगा। और एक बहुत बड़ा तबका है जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। और इसको अगर हम देखेंगे, और एक बहुत बड़ा तबका है इतना कम पढ़ा लिखा हिंदुस्तान में जो अपने पेपर भी नहीं बनवा सकता है। इसलिए एसआईआर का जो अंदाज इससे पहले रहा है उसी अंदाज में एसआईआर होगा। उसको आसान करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 12वां पेपर आधार को बनाइए और उसका सर्कुलर जारी करिए। उसका सर्कुलर जारी करना पड़ा इलेक्शन कमीशन को। लिहाजा आधार को जो हमारे लोग बार बार चैनल पे बता रहे हैं, मुझे हैरत है वो क्यों नहीं बता रहे हैं। ये मैं अगर बता रहा हूँ, मैंने कहा है तो मेरी इस्लाह कर दें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कहा था कि भाई 12वां पेपर आधार है, आधार का सर्कुलर जारी कीजिए, ये हुक्म दिया था और आधार का सर्कुलर जारी करना पड़ा था। और अब एसआईआर ऐसे वक्त में कर रहे हैं जबकि कल सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है इस एसआईआर की जो इस हमारे इलेक्शन कमीशन ने की है बिहार में। और वो इस बात का फैसला करेगी कि पुरानी लिस्ट पे जो है इलेक्शन वोटिंग होगी या नई लिस्ट पे होगी। इन तमाम बातों के बावजूद ये बात अच्छी नहीं है कि हर आदमी जो बता रहा है वो पेपर तो बता रहा है लेकिन 12वां पेपर आधार को नहीं बता रहा हूँ। 12वां पेपर आधार को हम नहीं बता रहे हैं, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बता रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12वां पेपर आधार को रखा है। अगर 12वां पेपर आधार को नहीं रखा जाएगा तो कितने दलित, कितने शेड्यूल कास्ट और मुसलमान और माइनॉरिटीज और कितना पिछड़ा वर्ग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जो हाई स्कूल पास नहीं है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, जिनके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, जिनके पास सरकारी सर्विस नहीं है। जो पेपर मांगे गए हैं वो इतने सिंपल नहीं है। उन पेपर की शर्त है कि अगर सरकारी सर्विस में होंगे तब तो पेंशन भोगी होंगे, तब तो उनका नाम होगा। पासपोर्ट हर आदमी नहीं बनवाता है क्योंकि पासपोर्ट को समझता है जब बाहर जाएंगे जब बनवाएंगे। हाई स्कूल पास हिंदुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पास नहीं है। तो ये 11 पेपर सिंपल नहीं है, 12वां पेपर सिंपल था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार चूंकि सबके पास, हम सबके पास होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 12वां पेपर आधार को बनाया था। इसकी हमें चर्चा करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को उसको याद दिलाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नागरिकता को नहीं जांच सकते हैं, इनके पास नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है। ये बार बार कहना चाहिए कि नागरिकता को जांचने का और उसको कराने का जो अधिकार है वो तो होम मिनिस्ट्री को होता है, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा अपनी लिस्टें तैयार की लेकिन कभी इतना पैनिक नहीं हुआ है, कभी लोगों ने खुदकुशी नहीं की है, कभी लोग इतना मेंटली टॉर्चर नहीं हुए हैं। ये जनता को, भारत की जनता को मेंटली टॉर्चर करना, जिस जनता के डीएनए में, उसके खून में हिंदुस्तानी बसा हुआ है, जो यहाँ जल के मिट्टी में मिलती है, कोई दफन होके मिट्टी मिलता है, जिसके दादा, परदादा, लगड़ दादा, सगड़ दादा यहाँ दफन है, और उनसे कहा जाता है कि तुम ये लेके आओ, ये लेके आओ। और आधार हम इसलिए नहीं मानेंगे कि आधार कोई भी बनवा सकता है, कोई भी कैसे बनवा सकता है। हुकूमत आपकी है, एजेंसीज आपकी हैं, चीज़ें, तो अगर वो आधार बनवा लेगा तो कुछ भी बनवा लेगा। कि हमने नहीं देखा कि लोगों ने 4-4 पासपोर्ट भी रखे हैं, जाली पासपोर्ट, तो सफ़र भी किए हैं। ये मज़हक़ाखेज़ बातें हैं। जनता के लिए आसानी होना चाहिए ताकि इलेक्शन साफ और शफाफ हो सकें। और इस तरह की फाउंडेशन से जो वोट चोरी का इलेक्शन कमीशन पे पहली बार इल्ज़ाम लगा है और हुकूमत की उसमें संलिप्ति का पहली बार इल्ज़ाम लगा है, तो ये बहुत गंभीर आरोप है। इस आरोप से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को सीधे सीधे उस तरह से करना चाहिए जिस तरह इससे पहले के इलेक्शन कमीशन कर चुके हैं। कुरैशी साहब भी रहे हैं, सेशन साहब भी रहे हैं, गिल साहब भी रहे हैं। एक लंबी लिस्ट है। कभी जनता पैनिक नहीं हुई,
कभी जनता ने सुसाइड नहीं किया। ये कौन सा एसआईआर है कि भारतीय जनता को मेंटली टॉर्चर कर रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम आपको फैसला याद दिलाते हैं कि 12वां पेपर आधार है, इसलिए उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।